और कोई डाउट है पार्ट 4 में? नहीं है, नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में बोलो। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। पार्ट 1 के क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं एक बार। नहीं लग रहा दिखने से तो डाउट आना चाहिए पार्ट 1 में। सर बस मिथाइल का पूछने का था थोड़ा। फोर्थ क्या क्वेश्चन है पूछ? ना, उसमें फोर्थ ऑप्शन में वो 2,2,3,3, टेट्रा मिथाइल है ना, तो जब मैं हम्म। ब्यूटेन बनाऊंगा तो दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होगा, कि मैंने डाइपोल मोमेंट का एरो कैसे बताऊंगा? स्ट्रक्चर देखना ऐसा बनेगा, ब्यूटेन है तो 4 कार्बन, अब इस पर मिथाइल, इस पर मिथाइल, दो दो पर 2 बार मिथाइल है, और इस पर भी ऐसे मिथाइल है, इधर भी CH3 इधर भी CH3, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया है कि डाइपोल मोमेंट किसमें होगा। देखो जिस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर एकदम सिमेट्रिकल होता है ना, उसमें डाइपोल मोमेंट आने के चांसेस नहीं होते हैं। अब यहाँ पर तो बॉन्ड मूवमेंट है ही नहीं ना, अगर बॉन्ड मूवमेंट वैसे तो नहीं है, बट फिर भी तुम मान के चलो तो आ सकता है क्या बॉन्ड मूवमेंट। मतलब स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, अगर बॉन्ड मूवमेंट कहीं पर आएगा भी तो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसा है सीन। जैसे मान लो कार्बन और हाइड्रोजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है? कार्बन का। हाँ सर। तो इस कार्बन पर जैसे माइनस में अगर चार्ज 3 आया है, इस पर भी माइनस में 3 आएगा, इस पर भी माइनस में 3 आएगा, इन सारे कार्बन पर -3 का चार्ज डेवलप होगा ना। और मान लीजिए इन पर कोई चार्ज नहीं आया, तो इस पर डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऐसा, इस पर ऐसा, इस पर ऐसा, ऐसे इस पर ऐसा, इस पर ऐसा, इस पर ऐसा, इस तरह से डायरेक्शन अगर आएगा तो भी वो कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, कैसे भी करके डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट ही करेंगे। ठीक है सर। सर जीरो हो कार्बन जाएगा और वो। कार्बन में तो हम लोग बॉन्ड मोमेंट नहीं बता सकते ना, आपने भी बोला था। हाँ बट एक कार्बन पर -3 आ गया है, दूसरे कार्बन पर 0 चार्ज अगर हम लोग मानते हैं, 0 वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई ना, तो इसकी तरफ बॉन्ड का मूवमेंट आ जाएगा, डायरेक्शन उधर चला ऐसे तो जाएगा। सर फिर CH4 भी हम लोग पोलर बोलेंगे ना, मतलब उसके ऊपर भी कोई तो डाइपोल रहेगा ना, जैसे आपने इधर देखा। अरे तो CH4 में ठीक है ना, बट CH4 में चारों कैंसिल आउट हो गए ना, ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, हाँ अपोजिट डायरेक्शन बना दिया, सॉरी मैंने वैसा वैसा मैं बोल रहा हूँ। बॉन्ड के अंदर मूवमेंट होना और मॉलिक्यूल में मूवमेंट होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे CO2 में बॉन्ड के अंदर मूवमेंट है बट मॉलिक्यूल में नहीं है ना, बॉन्ड में मूवमेंट नहीं देख रहे हैं, मॉलिक्यूल में मूवमेंट देख रहे हैं, तो मॉलिक्यूल का मूवमेंट डाइपोल मूवमेंट होता है, वो नहीं है यहाँ पर, वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर कोई इस ऐसा कंपाउंड है जिसमें मतलब सिमेट्री नहीं है और कार्बन और हाइड्रोजन ही है, तो फिर हम लोग उसमें ऐसे ही देखेंगे क्या डाइपोल जैसे मूवमेंट? मान ले कार्बन हाइड्रोजन और एक तरफ Cl आ गया, अब सिमेट्री नहीं है तो यहाँ पर बॉन्ड में मूवमेंट की वजह से डाइपोल मूवमेंट आएगा ना। नहीं सर, मैं बात कर रहा हूँ अगर सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही है और वो सिमेट्री नहीं है उसमें बिल्कुल भी, जैसे तो भी हम लोग यही हाँ, देखेंगे। जैसे मान ले हाइड्रोकार्बन, जैसे मान ले डबल बॉन्ड वाला है, एक तरफ इधर CH3 है, एक तरफ इधर CH3, इधर मान ले हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, तो इसमें सिमेट्री नहीं है ना, मतलब ये सिमेट्रिकल नहीं है बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ अगर डायरेक्शन इसमें इधर की तरफ जा रही है तो एक तरफ डायरेक्शन इधर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ओवरऑल का डाइपोल मूवमेंट इधर आएगा सिस का, जैसे एक ऑप्शन में होगा भी सही, हेक्सिन वाला है बट इसमें, ठीक है, मैंने हेक्सिन वाला है, मैंने ब्यूटीन वाला लिया है, बट अगर यही ऐसे होते तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते। नहीं सर, मैं बोल रहा था डबल बॉन्ड का तो समझ में आता है, लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड हाँ ही तू है, बता जैसे कि बता अगर बता ना, बता स्ट्रक्चर एक बता, 3 मैं डिग्री कैसा बनाऊं। कार्बन एटम है, एक मॉलिक्यूल में हाँ 3 डिग्री कार्बन एटम है हाँ और बाकी 2 डिग्री ऐसा चेन है। हाँ, अभी इसमें ऐसा डाइपोल है। मूवमेंट कैसे बोलूँ? हाँ अब इसमें अगेन वापस CH3, ये CH3, ये CH3, ये CH2 है ना, ये CH3, ठीक है। अब देख एक ये कार्बन है, इसके
इधर तीन तरफ मिथाइल लगे, एक तरफ C2H5 लगा है, ठीक है। ऐसा है टेट्राहेड्रल कार्बन है, एक तरफ C2H5 है, एक तरफ कौन है, एक तरफ मिथाइल लगे। तो इसमें जो ओवरऑल जो डाइपोल मोमेंट हम लोग बोलेंगे वो 0 नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल नहीं है ना, एक कार्बन के एक तीन तरफ हाँ। मिथाइल है, एक तरफ इथाइल है, तो ऑब्वियसली कैंसिल आउट नहीं होगा। हाँ। वैसा सीन है, कैंसिल आउट नहीं होगा, जितना भी आएगा बट नॉन जीरो आएगा। यहाँ पर स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल था तो कैंसिल आउट हो गया है। इथाइल और मिथाइल ग्रुप में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा बताएंगे? इथाइल और मिथाइल ग्रुप में किसी का भी बताएं, बट इथाइल और मिथाइल में यहाँ पर दो कार्बन है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस आएगा ना, क्योंकि एक कार्बन ऐसा है जो 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन से कनेक्ट है, एक कार्बन ऐसा है जो 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। तो ऑब्वियसली उसमें जो डेल्टा पार्शियली डेल्टा है, पार्शियली डेल्टा पॉजिटिव या पार्शियली डेल्टा नेगेटिव आएगा, उसमें तो डिफरेंस होगा ना, क्योंकि उनका बॉन्डिंग में डिफरेंस है। और जो इधर हाँ। की तरफ 3 मिथाइल लगे हैं उसमें सारे कार्बन पर 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन है, तो ऑब्वियसली उनके डेल्टा में थोड़ा तो डिफरेंस आएगा, डेल्टा में डिफरेंस आएगा तो बॉन्ड लेंथ में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा। हाँ तो ठीक है सर, मतलब तो ये वो नॉन कैंसिल पोलर है आउट ना? नहीं, हाँ मतलब ऐसा कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे वो एकदम, हम उसको परफेक्टली जीरो नहीं बोल सकते। हाँ ठीक है। और कोई डाउट है एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में? पार्ट 2 में बोलो, पार्ट 2 में लग रहा है क्या कोई क्वेश्चन? जल्दी बोलो, पार्ट 2 में कोई डाउट है किसी को? करके लेके आए हो होमवर्क या ऐसे ही आ गए? नहीं सर, किया है ना, पूरा किया सर। चलिए ठीक है फिर, हाँ कोई डाउट नहीं है तो तुम लोगों के पास केमिकल का क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम का शीट है? हाँ सर, वो हाँ आपने सर। भेज भी दिया था। अच्छा हाँ मैंने भेज दिया था, ठीक है मैं एक बार उस शीट को देख लेता हूँ, फिर होमवर्क बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। हाँ मैंने शीट भेजा था, ठीक है इस बार मैंने स्टूडेंट कॉपी भेजा है तुम्हें, मेरे पास था इसलिए। सेक्शन ABCDEFGHIJKLM, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है जितने ज्यादा इसमें सेक्शन दे दिए हैं, ठीक है। तो सेक्शन ABCD कर लें। नेक्स्ट लेक्चर कब है हमारा? कोई नहीं, फिर भी सेक्शन ABCD ही करें, ज्यादा होमवर्क देंगे तो फिर तुम। एक्सरसाइज 1 बोथ पार्ट फ्राइडे केमिकल को है सर इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट लेक्चर, कब है? फ्राइडे। ठीक है, सेक्शन ABCDE एक सेक्शन बढ़ा दिया मैंने, ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, तो ये कर लें, ठीक है। हम लोग लास्ट लेक्चर में आयनिक इक्विलिब्रियम हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसमें कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था? लास्ट में पीएच निकाल रहे थे सर। हाँ पीएच निकाल रहे थे हम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ यार, ये तुम्हें चाहिए क्या? ये जो मैंने डिस्कशन किया है मुझे तो लगता नहीं बहुत ज्यादा यूजफुल है ये पेपर्स। नहीं चाहिए सर। नहीं सर सर भेज चलेगा। दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग का रिकॉर्ड नहीं हुआ था थोड़ा पार्ट। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रिकॉर्ड तो हो गया होगा। स्टार्टिंग में हाँ क्या है, सर, ये क्या देखेगा इसको? पूरा हाँ रिकॉर्ड हुआ था। रिकॉर्ड हो गया था पूरा, क्योंकि है ना मैं यहाँ से इन पेज को डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन से मैं ना मिक्स करता हुआ और चलूंगा इसलिए, ठीक है। ठीक है सर। लास्ट में होमवर्क एक बार और बता दूंगा। हाँ डन। देखो अब देखो, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, उसमें मैंने 4 क्वेश्चन करवाए थे। स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन एकदम बेसिक थे, फिर एक 4th क्वेश्चन में मैंने बोला था कि पीएच निकालो 10⁻⁻8 m HCl के सॉल्यूशन का, ठीक है। चलिए मैंने पीएच निकालने को बोला, तो हमने बोला है कि सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड है, तो वाटर का कंसंट्रेशन, वाटर का H+ भी कंसीडर करेंगे, बट एसिडिक तो है, तो क्लोज टू 7 आंसर आएगा, और 7 से थोड़ा छोटा आएगा। चलिए अब इसी में मैं एक क्वेश्चन तुम्हें पूछता हूँ सर। हाँ जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकालते वक्त, तब हमने बोला था KW भी बढ़ेगा क्योंकि एंडोथर्मिक है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ और OH- दोनों बढ़ेगा।
तो हम लोग ऐसा बोलते हैं क्या कि दोनों बढ़ने वाला है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बहुत बढ़ जाए और OH माइनस थोड़ा ही कम हो, फिर भी KW बढ़ेगा ही। देखो मैं ना तुम्हें कोई रिएक्शन लिख के देता हूँ, A से B और C बना है ना, स्टार्टिंग में इसके 5 मोल थे, इसके 0 थे, इसको 0 थे, तो ऐसा होगा ना कि 5 में से अगर इसका 1 मोल कम हुआ तो इसका 1 मोल और इसका 1 मोल ही बनेगा। ऐसा थोड़ी होता है इसका 1 मोल बन गया और इसके 4 मोल बन गए। दोनों के मोल्स किस रेशो में बनते हैं? उनके स्टोइकियोमेट्रिक रेशो में ही तो बनेंगे। सेम वैसा है, H2O से H प्लस और OH माइनस सेम रेशो में फॉर्म होंगे, क्योंकि दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक रेशो सेम है और वाटर हमारा प्योर वाटर है। हम लोग यहाँ पर मान के चल रहे हैं वाटर मेरा प्योर है, तो H प्लस और OH माइनस से उसकी कंसेंट्रेशन हमेशा सेम रहेगी। सेम क्यों रहेगी? क्योंकि वो सेम रेशो में फॉर्म होते हैं, दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक रेशो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ, इसी क्वेश्चन में मैं आगे लिखता हूं क्या कि कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर इन प्रीवियस क्वेश्चन। पहला वाला जो मेरा क्वेश्चन था उसमें वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? मुझे पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाटर का कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? कम हुआ है ना। कम हुआ है। तो नॉर्मली तो वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा होता था नॉर्मली, वो तो तुम्हें मैंने पढ़ाया है पहले, वो होता था अल्फा 1.8 इंटू 10⁻⁻9 है ना, और परसेंटेज में होता था 1.8 इंटू 10⁻⁻7। तो पहले था 1.8 इंटू 10⁻⁻9। अब कितना होगा ये मुझे बताना है। तो बता प्रीवियस प्रॉब्लम में, मतलब प्रीवियस प्रॉब्लम में मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, इसके अंदर वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या बताओ। हो गया क्या? वैसे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था क्वेश्चन करने में। 1.7 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, आंसर मेरा ये आएगा 1.71 इंटू 10⁻⁻9। तो देखो मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था क्या, ये जो मैंने बोला था बाद में यूजफुल रहेगा, ये क्या कि जो परसेंटेज और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो क्या होगा, H प्लस या फिर OH माइनस। इस स्लैश का मतलब और है ना, वो डिवाइड वाला साइन नहीं है। H प्लस और OH माइनस ऑब्टेन फ्रॉम वाटर डिवाइडेड बाय वाटर का कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो मैं वापस सेम फार्मूला वापस से लिख देता हूँ ताकि बार बार तुम्हारे सामने ये चीज आए तो तुम्हें याद हो जाए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा यूजफुल आएगा, वो फार्मूला ज्यादा यूजफुल रहेगा। क्या जो अल्फा होगा, अल्फा ऑफ वाटर, वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। कहां से? फ्रॉम वाटर।
या फिर फ्रॉम वाटर से बढ़िया ऐसा ही लिखें, ऑब्टेन फ्रॉम वाटर। वाटर से जो मिले हैं वो डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। तो वाटर से जो H+ मिला था वो हमने देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में वो X माना था, है ना, X हमारा वाटर से H+ या OH- था, वो कितना था, वो था 9.5 इंटू 10⁻⁻8 -8। और जो वाटर का कंसेंट्रेशन है वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि प्योर लिक्विड है, वो कितना होगा 1000/18। इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स मेरा अल्फा आएगा 1.71 इंटू 10⁻⁹। तो देखो पहले 1.8 था, अब 1.71 हो गया है, कम हो गया अल्फा पहले से, बोलो। हाँ सर सर। H+ का कॉन्सेंट्रेशन तो X+ ये रहेंगे ना हम लोग अरे भाई 10.5 साहब इंटू 10। थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ाई करें, मैंने लिखा है अल्फा ऑफ H2 निकालना है हमें, अल्फा ऑफ H2 का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो उसी H+ को कंसीडर करेंगे जो वाटर से आया है ना, वाटर का ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देख रहे हैं, तो वाटर का H+ देगा उसी को लेंगे ना, पूरा कितना आ रहा है उससे क्या मतलब है, पूरा वाटर ने थोड़ी दिया है। मैंने लिखा भी है सामने फॉर्मूले में, देखो स्क्रीन पे दिख रहा है H+ और OH- का कंसेंट्रेशन ऑब्टेन फ्रॉम वाटर। समझ गए? ठीक है सर। चलिए अब है ना नया हमारा मेथड है। हमने अभी तक देखा पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, अब हम लोग देख रहे हैं पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ SA और SB। मिक्सचर ऑफ SA है या फिर मिक्सचर ऑफ SB है, मिक्सचर ऑफ SA एंड SB नहीं है ना, या तो एसिड के मिक्सचर है या बेस के मिक्सचर है। SA का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, SB का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम्हें ही करना है। क्या है क्वेश्चन? 100 liter of solution is made by dissolving 4.9 milligram of H2SO4, 6.3 milligram of HNO3, 7.3 milligram of HCl। बताओ करके कैसे करेंगे? हाँ 4.9 into 2 plus 6.3 plus 7.3 वो मतलब नहीं सॉरी पहले तो मोल्स तू निकालेंगे। मैं मेरे को नंबर मत बता, मेरे को मेथड बता दे कैसे किया, क्या करना है। H2SO4 में मतलब 4.9 डिवाइडेड बाय जो उसका मोलर मास है उसके नंबर ऑफ मोल इनटू 2 करेंगे तो H+ के मोल्स आएंगे। वैसे तीनों में H+ के मोल्स ऐड कर लेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय 100 लीटर जो वॉल्यूम है तो कंसंट्रेशन आ गया। तो देखो पहली चीज तो मोल्स नहीं आएगा, मिलीमोल्स आएगा, क्योंकि जो हमको वेट गिवन है वो मिलीग्राम्स में है, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। तो तुम जो निकाल रहे हो वो मोल्स नहीं है, वो मिलीमोल्स है। देखिए हमारा जो हमारा देखो पूरे के पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में एक ही फंडा रहेगा, सिर्फ एक ही फंडा है। हमारे को कोई भी क्वेश्चन दे, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, कुछ भी उसमें हो, हमारा जो मेन एम रहेगा क्वेश्चन में सॉल्व करने का, वो मेन एम हमारा क्या रहेगा कि हमें बस H+ की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। कैसे भी करके हम एक बार, आंसर मुझे नहीं पता, मैंने रैंडम क्वेश्चन लिखा है ना, कैसे भी करके हम H+ की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर लें। बस हमारा एम क्या है, बस कुछ भी करो H+ की कॉन्सेंट्रेशन पता लगा लो। एक बार H+ की कॉन्सेंट्रेशन पता लग गई तो उसका नेगेटिव लॉग लेके हम लोग क्या पता लगा लेंगे, हम लोग पीएच पता लगा देंगे। पूरे चैप्टर में चाहे आयनिक एलिमेंट्री हो चाहे आयनिक एडवांस हो,
एक ही फंडा है, बस कैसे भी करके H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो। तो देखो सारे इसमें बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हम बोलेंगे मोल्स ऑफ H+ ऑब्टेन्ड फ्रॉम H2SO4। H2SO4 से कितने मोल हमें ऑब्टेन होंगे? तो देखो पहले तो मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्यों? क्योंकि एक H2SO4 क्या देता है? 2 H+ देता है। हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में ही बात करें, एक एसिड 2 H+ देता है इसलिए 2। अब उसका ग्राम में वेट है इतना, -3 भी करूंगा, डिवाइडेड में उसका मॉलिक्यूलर वेट है 98। तो क्या आ गया मेरे पास? यहाँ से आ जाएगा अप्रोक्स 9.8 है ना, तो 10⁻⁻⁴ आएगा क्या? हाँ सर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मोल्स ऑफ H+ ऑब्टेन्ड फ्रॉम HNO3। HNO3 कितने H+ के मोल देगा? तो वो देगा, एक ही उसमें H+ है तो वो तो ठीक है, 6.3 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 63, तो 10⁻³ मोल्स। नेक्स्ट है मोल्स ऑफ H+ ऑब्टेन्ड फ्रॉम HCl। -4 होगा ना। 4 होगा कुछ, अच्छा सॉरी 4 4 होगा। होगा सर, 10⁻⁴। हाँ गलत लिख दिया, -4। तो ये कितना होगा? HCl भी एक ही H+ देगा, तो ग्राम में वेट इतना, और HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 36.5 का डबल ऊपर लिखा हुआ है। तो कितना होगा ये? क्या मैं सही कर रहा हूँ क्या? 10⁻⁴। हाँ सही 2 है। × 10⁻⁴। अब देखो मोल्स ऑफ H+ टोटल वो कितने आएंगे? वो आएंगे 4 × 10⁻⁴। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ कितनी आएगी? 4 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, तो 4 × 10⁻�6। ठीक है, अब pH क्या आएगा? नेगेटिव लॉग ऑफ 4 × 10⁻�6, तो ये आएगा 6 - log 4। log 4 इज 0.6, तो आंसर आएगा अप्रोक्स 5.4 pH। क्या ये आ रहा था तुम्हारा? हाँ सर। हाँ तो ऑब्वियसली एसिडिक सॉल्यूशन था हमारा, तो pH 7 से कम ही आना चाहिए था, क्योंकि सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 भी, HNO3 भी, HCl भी। देखो इसमें कोई नया फंडा नहीं है, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है? कुछ नहीं करना, हमारा पूरे चैप्टर में एम सिर्फ एक ही होना चाहिए, कैसे भी करके मैं H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लूं। जिसको भी मिला है इसमें, कुछ भी मिला है, स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया, इंडिविजुअल रखा, उसमें वीक एसिड मिलाया, उसमें वीक बेस मिलाया, वीक एसिड वीक बेस को मिलाया, किसी को भी मिला है तो मिला मिलू के रिएक्शन करवा लो। हमारा अल्टीमेट एम क्या होना है? आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना। ठीक है, जैसे मान लो ये तो था pH ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब जैसे नेक्स्ट फंडा है हमारा क्या? pH ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है एसिड और बेस एक साथ मिलाए हैं, बट इसमें मैं एक कंडीशन ले रहा हूं, क्या? व्हेन मोल्स ऑफ H+ और मोल्स ऑफ OH- ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। क्यों? अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन होगा। सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा, फिर तो न्यूट्रल हो गया, फिर तो pH 7 हो गई है ना। वो केस हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, है ना। तो उसको मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं, इफ मोल्स ऑफ H+ इक्वल टू मोल्स ऑफ OH- है ना। देखो मेरी कंडीशन तुम ध्यान से सुनो, मैंने मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बोला है, मैंने बोला है मोल्स ऑफ H+ एंड मोल्स ऑफ OH-। H+ और OH- के मोल्स इक्वल हो, देन pH इक्वल टू 7। अगर ऐसा होगा तो pH 7 होगा। अगर मोल्स ऑफ H+ और OH- इक्वल होगा तो pH 7 होगा, बट हमने कंडीशन क्या मानी है? दोनों इक्वल नहीं है ना। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें करने को, क्वेश्चन मुझे करके बताओ। सीधा क्वेश्चन का ही चैप्टर है पूरा, फंडा तो सिर्फ इतना सा है जो मैंने तुम्हें बताया है कि कैसे भी करके हमें बस H+ का मोल निकालना है। कैलकुलेट द pH ऑफ मिक्सचर ऑफ 400 ml 1/200 m बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस
400 ml 1/50 m HCl सॉल्यूशन। इन दोनों को मिलाया है तो pH क्या होगा वो बताना है, करके बताओ। सर 2.31 आ रहा है शायद। 2.31 आ रहा है। हाँ सर। पता नहीं यार, ये ना दिल्ली पता नहीं क्या सॉल्व करा है जिस बच्चे के नोट से। ये मैं उसके संकेत को जो मैंने पढ़ाया था लास्ट ईयर बिरादर को, उसी से मैं पढ़ा रहा हूँ। वो उसका सॉल्यूशन कोई समझ नहीं सकता, हमें को ही सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ देखो अगेन हमारे को क्या है, मिक्सचर दे रखा है ना। मिक्सचर हमें दे रखा है तो एसिड और बेस का मिक्सचर है, तो ऑब्वियसली एसिड बेस को तुम मिक्स करोगे तो क्या होगा, रिएक्शन होगा। रिएक्शन होगा। एसिड बेस को मिलाओगे तो 110% रिएक्शन होगा ही होगा, और रिएक्शन हमारा होगा एसिड बेस का रिएक्शन। तो हमेशा देखो आयनिक इक्विलिब्रियम में मैं बताता हूं सबसे बेसिक फंडा क्या है, हमेशा रिएक्शन लिखने का आदत डालें, है ना। हमेशा रिएक्शन लिखने का आदत डालें क्वेश्चन में। एक सेकंड को, हाँ तो देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हमें बोल रहा हूँ कि आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जनरली बच्चों को समझ नहीं आता, बच्चों से क्वेश्चन नहीं होते ऐसा, मतलब जनरल देखा है मैंने 11th में जब तुमने पढ़ा होगा, तुमको शायद इतना ज्यादा समझ नहीं आया होगा। सबसे बेसिक फंडा क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, पहला फंडा तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि तुम्हारा एम होना चाहिए कि H+ की कॉन्सेंट्रेशन कैसे भी करके निकाल लू रिजल्टिंग सॉल्यूशन में। रिजल्टिंग का मतलब जब सब कुछ मिला दिया, सब कुछ हो गया। तो दूसरी चीज, जिन जिन को मिला रहे हैं उनको ढंग से देखो कि वो एसिड है, बेस है, एसिड है, बेस बेस है, क्या है। अगर एसिड बेस है तो रिएक्शन करवाओ, हमेशा रिएक्शन लिखने का आदत डालो। अब मुझे पता है जो रिएक्शन होगी वो ऐसी होगी, 2 HCl लेने पड़ेंगे। HCl 2 क्यों लिए, HCl 2 क्यों लिए हैं, क्लोरीन के 2 प्रोडक्ट बने हैं ना, नहीं मतलब 2 OH है इसके लिए। हाँ 2 OH है, इसलिए बेरियम हाइड्रोक्साइड 2 OH माइनस देगा, इसलिए H+ भी 2 लेने पड़ेंगे। दोनों ही एक स्ट्रॉन्ग बेस एक स्ट्रॉन्ग एसिड, तो मुझे पता है बेरियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, 2H2 मिलेगा। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, हम इसके मिलीमोल्स निकाल रहे हैं। मिलीमोल्स क्यों है, क्योंकि वॉल्यूम ml में है, तो मिलीमोल्स निकालेंगे m × v, तो इसके मिलीमोल्स है 2 मिलीमोल्स, है ना। HCl के मिलीमोल देखें तो 400 × 50 कितना आएगा, 8 मिलीमोल्स। अब देखो ये क्या हो गया, जीरो, रिएक्शन हुई ये जीरो हो गया, ये कितना होगा, कितना बचा, 4 मिलीमोल्स ये लेफ्ट है। ये समझ आते है सबको 4 मिलीमोल लेफ्ट क्यों हुआ, क्योंकि इसके 1 मोल के लिए 2 मोल HCl चाहिए था, तो 2 मिलीमोल के लिए कितना चाहिए होगा, 4 मिलीमोल हमें चाहिए होगा, और 4 मिलीमोल खत्म हो गया तो 4 मिलीमोल बचा। इसका कितना मिलीमोल बचा बना, 4 मिलीमोल्स। और ठीक है वाटर को तो हम लोग लेते ही नहीं है। अब देखो ये जो हमारे पास है ना, ये क्या है, ये सॉल्ट ऑफ SaSBA, पूरा कॉन्सेप्ट समझो। सॉल्ट ऑफ SaSBA जिसको हम लोग हमेशा क्या मानते हैं, न्यूट्रल।
सॉल्ट ऑफ SaSB स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल होता है, उसको पीएच कैलकुलेशन में कभी काउंट नहीं किया जाता, इस बात को ध्यान रख ले। सॉल्ट ऑफ SaSB हमेशा न्यूट्रल होता है, उसको पीएच कैलकुलेशन में कभी काम में नहीं लिया जाता। अब फाइनल सॉल्यूशन में हमारे पास है क्या, ये क्या मोल्स ऑफ HCl कितना है 4 मिली मोल्स। तो फाइनल सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ H प्लस भी कितना होगा 4 मिली मोल्स। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालेंगे तो कितना आएगा 4 मिली मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर मोल्स मिली में तो वॉल्यूम भी मिली में रख दो। वॉल्यूम कितना रखेंगे 800 मिली लीटर। तो मिली से मिली कैंसिल हो गया तो मोल पर लीटर में आ गई कॉन्सेंट्रेशन। अगेन कितनी आएगी 5 × 10⁻³ आई थिंक सही लिखा है क्या, हाफ ना, शायद सही लिखा है मेरे हिसाब से, तुमने एक बार देख लेना, मेरे को सही लग रहा है। हाँ सर। तो pH क्या होगा नेगेटिव लॉग ऑफ दिस, नेगेटिव लॉग ऑफ दिस मतलब 3 - log 5। log 5 कितना होता है 0.7 आई थिंक 0.69 हाँ तो 2.3 अप्रॉक्स। तो अप्रॉक्स मेरा 2.3 मेरा आंसर आ जाएगा। समझ आया सभी को क्या कॉन्सेप्ट हमारा, बेस कैसे हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलिए हाँ सर। अब हम लोग नया चीज पढ़ते हैं अगेन, क्या पीएच ऑफ वीक मोनोप्रोटिक एसिड। ठीक है, पीएच ऑफ वीक मोनोप्रोटिक एसिड। अब देखो पहली चीज मोनोप्रोटिक का मतलब क्या होता है, एक ही H प्लस देगा। ऐसा एसिड जो एक H+ दे दे वो होता है मेरा मोनोप्रोटिक, है ना। अच्छा एक चीज और मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें मैंने वो चीज नहीं पढ़ाई है इस चैप्टर में। स्टार्टिंग में 11th वाले बच्चों को तो पढ़ाता हूं मैं आर्नियस एसिड बेस, ब्रॉन्स्टन लोरी एसिड बेस, लुईस एसिड बेस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो तुम्हें पता होगा, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाई। पता है ना सभी को, आपने बता दिया था केमिकल बॉन्ड। अच्छा बता दिया था क्या, कोई नहीं चलो अच्छी बात है। तो देखो हाँ अब बात करते हैं पीएच ऑफ वीक मोनोप्रोटिक एसिड की। अब पहली चीज तो मोनोप्रोटिक के बारे में मतलब पता होना चाहिए। मोनोप्रोटिक का मतलब ऐसे एसिड जो एक H+ दे। अब वीक, अब कोई मुझे बोलेगा कि सर हमें क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि वो वीक है या नहीं, तो ये कैसे पता लगाओगे बताओ। सर के दिया होगा उसका। हाँ सबसे खतरनाक सबसे अच्छा मेथड इसका यही है कि ऐसा एसिड जिसका क्वेश्चन में के गिवन हो, या फिर ऐसा बेस जिसका क्वेश्चन में के बी गिवन हो। बेस के लिए के बी डिफाइन होता है, एसिड के लिए के ए डिफाइन होता है। अगर वो गिवन हो के किसी एसिड का क्वेश्चन में, मतलब वो क्या है वीक एसिड है। ठीक है, अगर मान लो किसी का क्वेश्चन में किसी का के ऐसा दे दिया 10⁻⁹ तो इसको वीक मत मान लेना। ठीक है, ये वीक नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो वीक का मतलब बहुत छोटा होना चाहिए के, जैसे 10⁻⁴ -5 -6 -7 इसकी रेंज का है ना। दूसरी चीज, या तो क्वेश्चन में वो के गिवन होगा या फिर वो पूछेगा। मान लो सपोज करो सारा डेटा दे दिया और के उसने पूछ लिया, तो कोई ऐसा ना सोच ले कि सर आपने तो बोला था के गिवन है पर इसमें तो पूछा है तो मतलब वो तो स्ट्रांग होगा, नहीं। या तो के गिवन होगा या के पूछेगा, मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं के ए का जिक्र करेगा। के का क्वेश्चन में जिक्र हो रहा है कहीं ना कहीं, तो बोल देंगे वो वीक एसिड है। कैसे निकालेंगे वीक एसिड का पीएच, देखो सपोज करो हमारा वीक एसिड क्या है HA, है ना, जो एक H+ दे सकता है। ये खत्म होगा तो H+ और A- देगा। A- इसका कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, इस इक्विलिब्रियम के लिए Ka डिफाइन होगा। हमेशा वीक एसिड वीक बेस में ही इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन चलता है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में तो एक डायरेक्शन में जाता है रिएक्शन। सपोज करें इसका कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली 0 था, सॉरी C था, बाकी इनका 0 0 C1 - अल्फा C अल्फा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से K लिखेंगे तो K क्या लिखेंगे H+ का कॉन्सेंट्रेशन इंटू A- का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HA का कॉन्सेंट्रेशन। चलिए तो हम यहाँ से लिखेंगे K = C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C1 - अल्फा। तो यहाँ से आएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा।
तो देखो k का वैल्यू हमारे पास आ गया है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। बट अब हम लोग जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे ना उसमें हमारी कंडीशन होगी कि इफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, मतलब ऐसा लिखने से बेटर है कि मतलब अल्फा 0.1 से छोटा है, ऑब्वियसली उसके 10% से छोटा होगा, तो हम लोग क्या बोल देंगे k किसके इक्वल आ गया सी अल्फा स्क्वायर के, बोल सकते हैं ऐसा। हाँ सर। हाँ सर। तो यहां से मेरा अल्फा आ गया है रूट में k बाय सी, ठीक है, रूट में k बाय सी। और H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालना था, वो क्या होता है C इंटू अल्फा, मतलब C इंटू अल्फा का मतलब k बाय सी। तो ये आ गया रूट में Ka इंटू सी, कौन है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। अब इसका नेगेटिव लॉग ले लेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस मतलब नेगेटिव लॉग ऑफ रूट में Ka इंटू सी। तो pH कितना आएगा, pH आएगा हाफ नेगेटिव लॉग ऑफ K माइनस नेगेटिव लॉग ऑफ C। नेगेटिव लॉग ऑफ K कितना होता है पीके पीके और ये लॉग C। ये मेरा फॉर्मूला है जिसको हमें याद रखना है। बट एक चीज मेरी ध्यान रखें, फॉर्मूले को जब अप्लाई करें तो अंधे ना हो जाए। अंधे का मतलब अकल के अंधे, है ना, कि ऐसा नहीं है बस वीक एसिड का हमें पूछा है कौन सा पीएच तो सीधा फॉर्मूला लगाए पीएच इक्वल टू हाफ पीके माइनस लॉग सी। ये नहीं है, इसमें एक चीज ध्यान कान खोल के और आंखें खोल के देख ले, एप्लीकेबल ओनली व्हेन अल्फा इज लेस देन 0.1, अल्फा 0.1 से छोटा होगा तभी लगेगा ये फॉर्मूला। अब कोई मुझे बोले कि सर अल्फा 0.1 से छोटा है या नहीं, ये कैसे पता लगाऊं, तो अल्फा का वैल्यू ये रहा, इससे पता लगाओ। देखो क्वेश्चन में कंसेंट्रेशन हमें गिवन होगी एसिड की, के हमें गिवन होगा एसिड का, रूट में के बाई सी करें, अल्फा का वैल्यू पता लगाए। अगर अल्फा का वैल्यू 0.1 से छोटा आया है मतलब मैं सही जा रहा हूं, मैंने सही फॉर्मूला में लगा सकता हूं। अगर अल्फा का वैल्यू 0.1 से बड़ा आ गया ये करने पर तो हम बोलेंगे नहीं नहीं भाई हम गलत थे, हमें अब अल्फा का वैल्यू कहां से निकालना पड़ेगा, यहां से माइनस अल्फा रखना पड़ेगा। हाँ, k इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, यहाँ से क्वाड्रेटिक सॉल्व करके अल्फा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर अल्फा का वैल्यू तुम्हारा आ गया तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कैसे आएगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज सिंपली C इंटू अल्फा। सी में C तुम्हें ऑलरेडी पता ही था, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके अल्फा निकाल चुके हो, C इंटू अल्फा करे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आएगा। पीएच निकालने के लिए नेगेटिव लॉग ले तो हमारे को पीएच आ जाएगा, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखें यहाँ पर क्या कि भैया अल्फा का जो वैल्यू है वो 0.1 से छोटा होगा तभी ये फॉर्मूला हमारे लिए वैलिड होगा। अच्छा एक पॉइंट और हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या हमने बोला है अल्फा इज इक्वल टू रूट में के इंटू सी। अब के तो एक कांस्टेंट है तो हम बोल देंगे क्या, अगर हम यहाँ पर बोलते हैं क्या एक चीज, अगर मैं सी को बढ़ाता हूं या फिर सी को बढ़ाना नहीं कम करने के टर्म्स में एक्सप्लेन किया जाता है जनरली, सी को कम किया, सी को कम करने का मतलब डाइल्यूशन को क्या किया मैंने बढ़ाया है, तो क्या होगा अल्फा क्या होगा बढ़ेगा, कम हो जाएगा। अल्फा बढ़ेगा। सी को कम किया है मतलब डाइल्यूशन को बढ़ाया है तो अल्फा बढ़ेगा। ये चीज ध्यान रखे, हमेशा वीक एसिड या वीक बेस में क्या होता है, अगर हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हमारा जो अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है हमारे एसिड का वो बढ़ता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। अच्छा हम बोलते हैं नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट पॉइंट सेम फॉर्मूला फॉर वीक बेस। वीक बेस के लिए हमारा सेम फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, जैसे वीक एसिड के लिए पीएच डिफाइन था, वीक बेस के लिए क्या डिफाइन होगा पीओएच। वो फॉर्मूला होगा हाफ पीकेबी माइनस लॉग सी, ठीक है। सेम फॉर्मूला है वीक बेस के लिए, वीक बेस में पीएच पूछा होगा तो पीओएच निकाल के 14 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। पीओएच का फॉर्मूला होगा हाफ पीकेबी माइनस लॉग सी, और जनरली पीएच का फॉर्मूला हमारे काम आता है, पीएच का फॉर्मूला होता है हाफ पीके माइनस लॉग सी। एक एक चीज का मतलब क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब अल्फा का वैल्यू 0.1 से छोटा हो। सेम एप्लीकेबल ओनली व्हेन
जब अल्फा का वैल्यू छोटा हो 0.1 से। दूसरी चीज सी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड या फिर वीक बेस। फॉर्मूला क्लियर है, क्वेश्चन करें हम लोग। हाँ सर। हाँ सर। चलिए मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, वो मुझे करके बता दो जल्दी से। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट pH for CH3COOH aqueous solution for the following concentration। एक बार पता लगाओ concentration 10⁻⁻1 है तो, है ना, एक बार पता लगाओ concentration, देखो ऐसा नहीं है, डाइल्यूशन करेंगे तो अल्फा बढ़ेगा ना, चलो ऐसा ही पता लगा लो, -1 -3 पर, और एक बार पता लगाओ 10⁻⁻5। अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन मैंने दे दी। के का वैल्यू क्या होता है इसमें, के का वैल्यू क्या होता है CH3COH का? पीके मालूम है 4.74। 4.74 1 पॉइंट होता है, 1 पॉइंट इन 10 पावर पावर का नहीं पता है। 5 माइनस, हाँ ये सही है ना, 4.7 मान के देखो, 2 × 10⁻⁵ मान लो, हाँ, 4.7 आएगा हाँ, ना इसमें। हाँ तो यही है। लगभग यही है, तो इससे सॉल्व करके बताओ, 3 pH का वैल्यू आएगा अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन, बताओ जल्दी से।
हो गया है क्या? बोलिए। अरे कुछ तो बोलो भाई। हाँ सर। हाँ बताओ क्या हुआ, क्या आंसर आ रहा है? सर पहले वाले का pH 2.85 और अप्रोक्सीमेशन और लगेगा। सेकंड वाले में 3.85 सेकंड वाले में 3.85, ठीक है। और थर्ड वाले में 5.2। 5.2। ओके, आई थिंक थर्ड वाले का आंसर शायद रॉन्ग है तुम्हारा। देखो अब पहली चीज तो देखो, हम लोग है ना कुछ चीजें यहाँ पर सोच सकते हैं कि फर्स्ट में कंसंट्रेशन और जो थर्ड वाला है उसमें कंसंट्रेशन में डिफरेंस क्या है, हम लोग डाइल्यूशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेरा अल्फा क्या होगा, बढ़ेगा सेकंड ना वाले अल्फा, में ज्यादा है। क्योंकि 10⁻⁻ -1 फिर -3 फिर -5, तो डाइल्यूशन कर रहे हैं तो अल्फा बढ़ेगा, अल्फा बढ़ेगा तो ज्यादा H+ आयन प्रोड्यूस होंगे, ज्यादा H+ आयन प्रोड्यूस होंगे तो पीएच क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं हो रहा, पीएच तो हमारा बढ़ रहा है ना। तो कुछ हमने गलत बोल दिया क्या, जोश जोश में गलत बोल दी कुछ बात? पीएच इसका कंसंट्रेशन पे भी तो सी अल्फा होता है ना। हाँ Plus. सही बात है, सी अल्फा होता है ना, हाँ हाँ वही ना, इसलिए चलिए कोई नहीं। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले देखो पहला काम क्या है, अल्फा निकालो, रूट में k/c करके अल्फा चेक करो कि वो 0.1 से छोटा है या नहीं है, फिर हम फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांध ली है कि बस हम तो बस सीधा हमें फॉर्मूला याद है और बस लगाने चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले अल्फा निकालो, रूट में k/c करके चेक करो अल्फा 0.1 से छोटा है या नहीं, तो आएगा 2 × 10⁻⁻5 अपन 10⁻⁻4। यहाँ से तुम देखोगे तो अल्फा जो आएगा वो लेस देन 0.1 आएगा, है ना, देख सकते हो इतना। तो हम हमारा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मूला इज हाफ pKa माइनस log c। तो देखो हाफ pK का वैल्यू थोड़ी देर पहले ही बोला था 4.7 माइनस log c, c इज 10⁻⁻1, तो यहाँ से आएगा 5.7 का हाफ वैल्यू आई थिंक, तो 2.85। क्या सही किया है मैंने? हाँ सर। सेकंड अगेन अल्फा निकालो, रूट में k/c करके, तो रूट में k का वैल्यू तो हमें पता ही है 2 × 10⁻⁵ अपन 10⁻⁻3, तो आएगा रूट में 10⁻⁻2। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1.414 × 10⁻⁻1, मतलब 0.1414 विच इज ग्रेटर देन 0.1। तो हम हमारा फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? नहीं सर, ये वाला तो लगाएंगे। हमें बेसिक फंडे पर जाना पड़ेगा, k = c⁴² अपन 1 - अल्फा, मतलब 2 × 10⁻⁵ इंटू c का वैल्यू 10⁻⁻3 इंटू α² अपन 1 - अल्फा। क्वाड्रेटिक आएगा अल्फा के टर्म्स में, उसको सॉल्व करोगे तो अल्फा का वैल्यू आएगा 0.1314। देखो अब कोई मुझे बोलेगा सर आपने ऊपर तो अल्फा का वैल्यू वो निकाला था, अभी अल्फा का वैल्यू ये निकाल दिया है, मतलब ये क्या चल रहा है ये, हाँ क्या है ये क्या हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कोई मुझे बताएगा ये क्या हो रहा है? सर रूट k/c वैलिड ही अप्रोक्सीमेशन के बाद था, लेकिन हमने देखने के लिए
चेक करने के लिए। हाँ हाँ, हमने ये जो अल्फा इक्वल टू रूट के बाई सी, वो तो अप्रोक्सीमेशन के बाद का फॉर्मूला है ना, उसमें हम ऑलरेडी पहले अज्यूम कर चुके हैं कि अल्फा इज 0.1 से छोटा है ना, अल्फा लेसर है 0.1 से, वो पहले ही हमने मान के फॉर्मूला बनाया था। बट जब हमने वैल्यू निकाली तो हमारी जो मानी हुई बात थी वही कॉन्ट्राडिक्ट हो गई ना, तो हम बोलेंगे ये तो फॉर्मूला ही रॉन्ग है, हम एग्जैक्ट फॉर्मूले से जाएंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू है भाई है। अब H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन सिंपल है, C इंटू अल्फा, तो C -3 था 10 की पावर में और अल्फा ये आ गया, तो पीएच क्या आएगा 3 माइनस लॉग पॉइंट, ये सही लिखा है मैंने, बोलो या कुछ गलत लिख दिया? नहीं सर सही है। तो पीएच कितना आ रहा है यहाँ से बताएगा कोई? 3 पॉइंट क्या आ रहा है? 1.3 ना, लॉग में 0.1314 का वैल्यू 0.88 आ रहा है, तो 3.88 आ रहा है मेरे तो अप्रोक्स, यही आ रहा होगा। हाँ थर्ड वाले में देखो हमने कॉन्सेंट्रेशन लिया क्या 10⁻⁻5 है ना, तो अगेन अल्फा का वैल्यू चेक करो, रूट में के का मतलब 2 × 10⁻5 और सी अगेन 10⁻5, तो अल्फा आ गया √2 विच इज 1.414। तो ये तो इम्पॉसिबल बात हो गई ना, इम्पॉसिबल बात कैसे हो गई? अल्फा का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ, अल्फा का वैल्यू तो 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता ना, अल्फा का वैल्यू तो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, हमने तो 1.414 ला दिया, वो तो इम्पॉसिबल है, मतलब तो कंप्लीटली रॉन्ग हो गया। अगेन हम जाएंगे हमारे बेसिक फंडे पर। बेसिक फंडा क्या बोलता है, 10⁻⁻5 इंटू 2 इक्वल टू 10⁻⁻5 इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो किसी ने यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकाला सॉल्व करके? 1 + √3। हाँ सर 1 + √2। 1 + √2। हाँ तो ये तो वापस गलत आ गया ना, 1 + √2 कैसे पॉसिबल है फिर? √2 - 1 आ रहा है, √2 - 1 0.414। ये आना चाहिए भी, सही बात है, √2 - 1 ही आ रहा है, एग्री कर रहे हो सभी लोग? देखो 1 से छोटा ही आएगा, इसी का 1 + √2 आ रहा है, उसने गलत किया है। अब देखो तुम यहाँ से देख भी सकते हो, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, अल्फा का वैल्यू बढ़ रहा है, पहले वाले में अल्फा 1 से छोटा था, फिर 0.3414 आया, अब 0.414 आया। अगेन हमारा जो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा C इंटू अल्फा, तो पीएच क्या आएगा? पीएच आएगा 5 माइनस लॉग 0.414, तो वैल्यू निकाल लेता हूं 1.414, तो ये तो आएगा 5.38 अप्रोक्स। आ रहा है ऐसा तुम्हारा या नहीं आ रहा? सर जब कॉन्सेंट्रेशन ही 10⁻⁻5 है तो अल्फा तो उससे भी छोटा होगा ना, मतलब अल्फा तो अल्फा नहीं, अल्फा का मतलब है 1 में से कितना है, अल्फा का मतलब होता है 1 में से कितना है, 10⁻⁻5 में से कितना है, वो अल्फा नहीं है। अच्छा अल्फा अच्छा इज 1 में से कितना, समझे? हाँ सर समझ आया क्वेश्चन? हमने एक क्वेश्चन में ही सारा कॉन्सेप्ट लपेट दिया है पूरा। क्लियर है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? सर सर अगर हम लोग डाइल्यूशन कर रहे हैं तो फिर अल्फा का वैल्यू बढ़ कैसे रहा है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं क्या जो डिसोसिएट हुए वो? नहीं, यही तो तुमने पढ़ा होगा ना कभी ना कभी, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा है कभी? ऑस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ यही कहता है कि अगर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है और उसमें हम लोग अगर डाइल्यूशन करते हैं तो हमारा अल्फा इंक्रीज करता है, हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। ये अल्फा इक्वल टू रूट में k/c से हमने प्रूव किया है, मैथमेटिकली प्रूव है तुम्हारे सामने। कंसंट्रेशन कम होगा डाइल्यूशन का मतलब, सी कम होगा तो अल्फा बढ़ेगा, क्योंकि k तो एक कांस्टेंट है ना। हाँ सर। बस सर उसका कुछ रीजन नहीं है ना? रीजन क्या दे सकते हैं हम, मतलब तुम बताओ। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते डाइल्यूशन हो रहा है तो नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, मतलब लेकिन फिर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं,
आगे की तरफ रिएक्शन जरा सर ली चैटलियर से देख सकते हैं। कैसे देखेंगे बताओ ली चैटलियर से? सर जहाँ पे वॉल्यूम कम होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एक केमिकल इक्विलिब्रियम की शीट में भी है ना? जब वो क्वेश्चन आएगा तब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? एक्सरसाइज 2 के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, उसमें डाइल्यूशन के अकॉर्डिंग बात करता है कि कौन सी रिएक्शन डाइल्यूशन पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है? अभी के लिए इतना ध्यान रखें, कंसंट्रेशन कम होगा तो अल्फा ज्यादा होता ही है हमेशा। ठीक है सर। अब हम लोग नेक्स्ट फंडे पर आते हैं। हमारा एक क्वेश्चन में हमने मोस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ले लिया। नेक्स्ट क्या है? मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस। अभी तक हमने देखा था मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और उसमें भी फंडा क्या था कि वो उनके इक्वलेंट्स इक्वल नहीं होने चाहिए, सॉरी उनके मोल्स इक्वल नहीं होने चाहिए। अब हम लोग बोल रहे हैं नेक्स्ट हमारा क्या है? मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का मिक्सचर है ना? कौन सा एसिड है स्ट्रॉन्ग वीक नहीं मतलब, कौन सा बेस है स्ट्रॉन्ग वीक नहीं मतलब, बट कंडीशन क्या है? व्हेन मोल्स ऑफ H प्लस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ OH माइनस। H प्लस और OH माइनस के जो मोल है वो इक्वल होने चाहिए, है ना? मतलब वो कंप्लीटली रिएक्ट करके खत्म हो जाए, ऐसा है, ठीक है? इसमें है ना, मैं थोड़ा सा चेंज देता हूँ मेरी लाइन को, क्योंकि मुझे पता है बाद में ऐसा स्टेटमेंट देके मैं फंस जाऊंगा। मैं ऐसा बोलता हूँ क्या कि when moles of acid equal to moles of base, है ना? इक्वलेंट्स इक्वल होने चाहिए। अब देखो क्या करना है हमें क्वेश्चन में, है ना? कैसे होगा? सबसे पहला हमारा जो मिक्सचर है उसमें पहला केस क्या है? फर्स्ट केस इज SaSb। मतलब हम किसको मिक्स कर रहे हैं? किसको मिक्स कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या बनेगा? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास NaCl हो, KCl हो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, है ना? NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2, KNO3, NaNO3, Na2SO4 एक्सेट्रा। तो pH क्या होगा? हमें pH ही निकालना है, तो pH क्या होगा? 7। ऑलवेज एट 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब किस पर डिपेंड कर रहा है? सिर्फ टेम्परेचर, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है ना? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट है ना? तो हम बोलते हैं अब pH इज इंडिपेंडेंट। कैसे लिखेंगे? स्पेलिंग क्या होगा इंडिपेंडेंट? DENT। ये सही लिखा है क्या? हाँ सर। pH इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, है ना? सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, चाहे 1 मोलर NaCl लो चाहे 10 मोलर NaCl लो, pH 7 ही होगा, बट 25 डिग्री सेल्सियस पर है। अगर मान लो सपोज करो मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो pH क्या हो जाएगा? कम होगा। pH कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो न्यूट्रल का स्केल है ना वो 25 डिग्री सेल्सियस पर 7 है, तो सॉल्यूशन अभी भी न्यूट्रल ही रहेगा, बट स्केल जो न्यूट्रल वाला है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं स्टार मार्क करके, उसको ध्यान रखें क्या कि कैटायन स्लैश एनायन ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस से, तो कैटायन मिलेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से एनायन, विल नॉट हाइड्रोलाइज। इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। कोई मुझे बता सकता है क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि हाइड्रोलिसिस पे जो बेस या एसिड बनेगा वो फिर से वापस डिसोसिएट होके पीछे चला जाएगा। एक फंडा तो ये भी सही है
कि हाइड्रोलिसिस पे जो एसिड बेस बनेगा वो फिर से डिसोसिएट होकर पीछे चला जाएगा। इसका एक और फंडा है जो मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर बाद में, है ना। चलिए अब मैं सेकंड केस लेता हूं। मेरा सेकंड केस, फर्स्ट केस था SaSB सॉल्ट, सेकंड केस लेता हूं SaWb सॉल्ट। मतलब किसमें किसको मिक्स किया है? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, है ना। जनरली देखो हम लोग जो सॉल्ट वाला इसमें है ना, एलिमेंट्री में हम लोग वही चीज पढ़ेंगे क्या कि जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस जो भी हो वो भी मोनो वाले हो, मोनोप्रोटिक, और वीक एसिड और वीक बेस में भी जो भी हो वो भी मोनो वाले हो, मोनोप्रोटिक, है ना। एक H+ या एक OH- वाले देने वाले ही हम लोग रखेंगे। एलिमेंट्री में इतना ही है, पहले इतना समझ लेते हैं। जैसे इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? सबसे परफेक्ट एग्जांपल इसका NH4Cl, है ना, या फिर तुम चाहो तो RNH3Cl एक्सेट्रा ऐसे लिख सकते हैं ना। परफेक्ट एग्जांपल है कि भाई साहब हमारे अमोनिया या अमीन्स ये सब वीक बेस की कैटेगरी में आते हैं, इनके साथ स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, मैंने HCl लिया जनरली, है ना। अब देखो हम लोग क्या बोलते हैं कि इनका रिएक्शन एक डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में चलता है ना। ऐसा बनेगा। जैसे ऊपर वाले में तो क्या होता था कि जैसे NaCl है, NaCl डिसोसिएट होता था तो Na+ और Cl- बनाता था, एक डायरेक्शन में ही रिएक्शन जाता था। इसमें दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन चलता है वीक वाले केस में। अब यहां पर हमें NH4+ और Cl- मिला है। हाइड्रोलिसिस किसका होगा? NH4+ का है, Cl- का? NH4+ का। NH4+ का होगा, Cl- का तो नहीं होगा ना। अभी थोड़ी देर पहले लिखा है कैटाइन एनायन ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस विल नॉट हाइड्रोलाइज, इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है ना। अब देखो स्टार्टिंग में इनका कुछ कंसंट्रेशन था, बाद में खत्म हो गए, फिर ये पूरा का पूरा ये C बन गया, है ना। ठीक है, चलिए अब देखो हम NH4+ का हाइड्रोलिसिस करेंगे। जो वीक एसिड या वीक बेस से जो कैटाइन एनायन ऑब्टेन होगा उसका हाइड्रोलिसिस होगा, हमें मिलेगा क्या? NH4OH और H+ आयन। ठीक है, एक चीज मैंने तुम्हें पहले भी बताई होगी कि जो सॉल्ट होता है वो एसिडिक नेचर का होगा या बेसिक नेचर का होगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग कौन है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट में तो हमने बोला था दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो ओवरऑल न्यूट्रल कर जाएगा pH 7। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में स्ट्रॉन्ग कौन है? एसिड। एसिड। तो इस सॉल्ट का नेचर कैसा होगा? एसिडिक। एसिडिक नेचर का सॉल्ट होगा। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ ये एसिडिक है। क्यों है एसिडिक? क्योंकि ये तो देखो हाइड्रोलिसिस के बाद भी H+ प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए ये क्या है? एसिडिक नेचर है। इसका कॉन्सेंट्रेशन C था, इसको लेंगे नहीं, इनके 0 इनिशियली, है ना, क्योंकि ये लिक्विड है इसलिए लेंगे नहीं, वाटर लिक्विड है। ये CH ये CH, है ना। और इस इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या है? KH है ना। KH क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस। और H क्या है? व्हाट इज H? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, है ना। अब देखो एक चीज ध्यान रखें कि सॉल्ट मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का है, तो मेरा अल्टीमेट जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। तो पहले हमने KH वाली इक्वेशन के लिए अब KH लिखेंगे। KH क्या है? CH² H। अगेन अजम्पशन हमारा क्या है कि इफ H इज लेस देन 0.1, तो यहां से KH क्या आएगा? CH²। तो H का वैल्यू क्या आएगा? रूट में KH/C। इतनी बात समझ आती है? हाँ। ओके, आती है, अच्छी बात है ना। अब देखो एक दो चीजें और देखो। हम बोलते हैं कि हमारे पास बेस था कौन? NH4OH, वो जाएगा तो NH4+ और OH- होगा, है ना। दिस इज एक्वस अमोनिया और कुछ नहीं है। ऐसे ही H2O लिक्विड होगा तो वो जाता है तो H+ और OH- देता है ना। इसके लिए KB डिफाइन होगा, इसके लिए KW डिफाइन होगा। ऊपर वाले रिएक्शन के लिए KH डिफाइन है। तो इन तीनों रिएक्शन को ध्यान से देखो, KH, KB और KW क्या बोल सकते हो?
क्या बोल सकते हो दोनों रिएक्शन, तीनों रिएक्शन को देख के? कुछ रिलेशन है KH KB और KW में? KH into KB equals KW. हम दे बोल सकते हैं KH into KB इक्वल टू KW। मतलब क्या है कि भैया KH वाली इक्वेशन और KB वाली इक्वेशन को ऐड करो तो KW वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो सिंपली बोल सकते हैं KH into KB इक्वल टू KW। समझ आई बात या नहीं आई? हाँ सर। तो देखो हमारे को KH पता चल गया, KW by KB ये हमें पता चल गया, ठीक है। KH इक्वल टू KW by KB। अब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमें पता लगाना है, वो CH है। हमारा एम क्या है? पीएच पता लगाना। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन देखो CH है, ठीक है। CH है तो अच्छी बात है। अब C इंटू एच क्या है? रूट में KH बाय C। H इज रूट में KH बाय C। अब व्हाट इज KH? KH इज KW बाय KB इंटू C। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो आएगा KW इंटू रूट C अपॉन KB। क्या ये H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया? हाँ सर। हाँ। अब पीएच निकालने के लिए क्या करेंगे? नेगेटिव लॉग लेंगे इसका, रूट में KW इंटू C अपॉन KB का। तो यहां से देखो पीएच का जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला आएगा 7 माइनस हाफ PKB प्लस लॉग C। ये फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो इस फॉर्मूले में मैं कुछ बातें तुम्हें बताता हूं, है ना। जनरली बच्चे इग्नोर करते हैं उन सब चीजों को, बट देखो फॉर्मूला देखो मैं बताता हूं। पहली चीज, इस फॉर्मूले में हमने KW की वैल्यू क्या मान ली है? 10 raised to minus 14. 10 इस पर माइनस 14 मतलब 25 डिग्री पर एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला, है ना। उसके अलावा कुछ KW का वैल्यू गिवन होगा तो तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा, है ना। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, इसको देखकर लग रहा है ये 7 माइनस समथिंग है, 7 माइनस समथिंग कुछ लग रहा है देखने से। हाँ। तो ये याद रखने का तरीका है कि हमें पता था कि हमारा जो सॉल्ट है वो एसिडिक नेचर का है। हमें पता है कि मेरा सॉल्ट एसिडिक नेचर का है, 7 माइनस समथिंग कुछ पीएच आएगा। तो याद रखने का तरीका है। दूसरी चीज कि एप्लीकेबल कब है? एप्लीकेबल ओनली व्हेन H इज लेस देन 0.1। अगर H इज लेस देन 0.1 नहीं हुआ है तो डेरिवेशन हमें पता होना चाहिए। CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H से H का वैल्यू निकालेंगे। H का वैल्यू आ गया तो C इंटू H करके H प्लस N का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग निकालेंगे। अब देखो क्वेश्चन करने का फंडा क्या है, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है ना। फंडा क्या है क्वेश्चन करने का? तो मैं पहले फंडा लिख देता हूं ताकि क्वेश्चन करने में तुम्हें ज्यादा सोचना ना पड़े, है ना। फंडा क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का? फंडा इज, क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? क्वेश्चन में KW एंड KB गिवन होगा। ऑब्वियसली KW हमें पता ही है, और KB क्यों गिवन होगा? क्योंकि ये वीक बेस के बारे में हमने बात करा है। जो सॉल्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के मिक्सचर का सॉल्ट है। तो K और KB गिवन होगा। तो स्टेप 1 हमें क्या निकालना है? सबसे पहले KH निकालना है, KW बाय KB करके। सबसे पहले हमने KH निकालना है स्टेप 1। फिर स्टेप 2 हमें क्या निकालना है? H। वो कैसे निकालेंगे? रूट में KH इंटू C करके, ठीक है। फिर स्टेप 3 क्या है? चेक H वैल्यू ऑफ H, चेक वैल्यू ऑफ H कि वो 0.1 से छोटा है या बड़ा है। नहीं है तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। यही फंडा है, पहले KH निकालो, फिर KH से H निकालो, फिर H का वैल्यू चेक करो, फिर आगे काम करना है। अब देखो एक चीज और है जो बच्चे जनरली भूल जाते हैं कि यहाँ पर जो ये C है ना, व्हाट इज C? C क्या है? कंसंट्रेशन मतलब NH4Cl जो दिया उसका कंसंट्रेशन। हाँ, सॉल्ट का कंसंट्रेशन। C इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, है ना। मिक्सिंग के बाद जो सॉल्ट बना है ना उसका कंसंट्रेशन है ये, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। कभी कभी बच्चे क्या कर लेते हैं कि जैसे मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस दोनों का कंसंट्रेशन सेम दिया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो जो कंसंट्रेशन गिवन होता है वही लिख देते हैं। अरे भाई नहीं, वो नहीं रखा है। दोनों को मिक्स करने के बाद जो सॉल्ट बना है उस सॉल्ट का कंसंट्रेशन हमें पुट करना है। समझ में आती है बात?
बोलो। हाँ सर। हाँ सर। चलिए अच्छी बात है। तो फिर सर हम वो लोग थर्ड वाला, हाँ बोलो बोलो बोलो। वो बता दीजिए ना वो, हाँ ये एसिडिक वाला पता नहीं सर, समझा नहीं सर। देखो दो तरीके हैं याद रखने के कि सॉल्ट मेरे का सॉल्ट का नेचर कैसा होगा। सॉल्ट का नेचर वैसा ही होगा जो सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है वो। अब देखो ये वाला सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का है, तो स्ट्रॉन्ग पोर्शन किसका है? एसिड का, HCl। एसिड का ना, तो इसलिए सॉल्ट का नेचर एसिडिक होगा। या फिर तुम इस इक्वेशन से भी देख सकते हो जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, इसमें देखो इसका हाइड्रोलिसिस के बाद ही H+ आयन प्रोड्यूस करता है, मतलब हमारा जो सॉल्ट होगा कैसे नेचर का होगा? हाँ एसिडिक होगा। एसिडिक होगा। जैसे थर्ड वाला हम लोग बात करें, थर्ड वाला हमारा सॉल्ट कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। तो इस सॉल्ट का नेचर कैसा होगा? सर ये आपने मतलब वो केस माना ना, जब भी दोनों का मतलब इक्विवेलेंट सेम ही रहेगा। हाँ हाँ हाँ, दोनों रिएक्ट करके खत्म हो जा रहे हैं, ठीक है। हाँ। अब देखो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो इसमें KCN हुआ, NaCN हुआ, या फिर सोडियम एसीटेट हुआ एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिया, अब ठीक है ऐसा हुआ, तो इसमें हाइड्रोलिसिस किसका होगा? जैसे सपोज करो KCN है, तो KCN जाएगा K+ और CN- में। हाइड्रोलिसिस किसका होगा? CN- का हाइड्रोलिसिस होगा, है ना। CN- का हाइड्रोलिसिस होगा क्योंकि वीक से ये आया है ना। CN- का हाइड्रोलिसिस होगा तो हमें क्या मिलेगा? HCN और OH-। तो देखो ये हाइड्रोलिसिस के बाद OH- प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या है? बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। और इसका मान लीजिए मैंने डिग्री ऑफ सॉरी K मान लिया है KH है, ठीक है। C था, ये 0 0 थे, C1 - H CH CH, ठीक है। अब अगेन हर चीज सेम है मेरा, क्या कि भाई साहब मेरा जो KH होगा वो होगा, मैं अब जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ ना, पहले वाले जैसा ही है सब कुछ। मेरा H होगा वो रूट में KH/C होगा, और हमने यहाँ पर ऑलरेडी मान लिया है H > 0.1 है। और जो मेरा KH होगा वो होगा KW/K होगा। जैसा पहले वाले में KW/K भी आया था, सेम वैसा यहाँ पर KW/K आएगा। अब देखो हम लोग यहाँ पे हमारा OH- आयन का कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं। OH- आयन इज C/H, मतलब रूट में KH × C। What is KH? KH is KW × C/K। समझ में आती है बात इतनी? हाँ सर। अब हमें H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है ना, तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? KW/OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा लिख सकता हूं। हाँ सर। तो KW/रूट में KW × C/K। तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो उल्टा हो जाएगा, क्या कि भाई साहब K ऊपर चला गया है, KW भी ऊपर रहेगा और C नीचे आ गया है, ऐसा होगा। अब बस pH निकालने के लिए क्या करना है? सिंपली नेगेटिव लॉग लेना है किसका? रूट में K × KW/C। तो यहां से देखो हमारा फॉर्मूला बनता है pH का 7+ समथिंग हाफ log K, सॉरी log K क्यों लिख रहा हूँ, K लिख दूं ना। पहले वाले में क्या लिखा था? पहले ने PK लिखा है ना, PK भी लिखा था क्योंकि K भी डिफाइन था, वहां वीक था, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे PK + log C। यहाँ पर देखो 7+ समथिंग आ रहा है, क्यों? क्यों आ रहा है 7+ समथिंग? क्योंकि ये मेरा बेसिक है इसलिए 7+ समथिंग आ रहा है। अब अगेन इसमें वही चीज, एप्लीकेबल ओनली व्हेन H is less than 0.1, और C का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। समझ में आती है इतनी बात? बोलो। हाँ सर। बोलो भाई, ठीक है। ये ठीक है। अब लास्ट हम लोग एक और पढ़ लेते हैं, क्या लास्ट पढ़ लेते हैं? 4th, वीक एसिड और वीक बेस सॉल्ट। अब इसमें कैसे पता लगाएंगे कि भाई साहब
मेरा सॉल्ट एसिडिक नेचर का होगा या बेसिक, इसमें कैसे पता लगाएंगे? जो ज्यादा उस पर डिपेंड करेगा ना। वो डिपेंड करेगा कि हमारे दोनों ही वीक है, पर दोनों के वीक होने का एक्सटेंट सेम थोड़ी है। हो सकता है बेस कुछ ज्यादा ही वीक हो, एसिड उतना वीक नहीं हो, एसिड बेस के कंपैरिजन में थोड़ा स्ट्रांग हो, तो हमारा सॉल्ट एसिडिक नेचर का चला जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि एसिड ज्यादा वीक हो जाए और बेस उतना वीक नहीं हो, तो हमारा सॉल्ट बेसिक नेचर का हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा, वो मैं फॉर्मूले से भी एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे। अच्छा, मैं एक चीज और बोल रहा था, मैंने एक चीज एक्सप्लेन नहीं करी। मैंने बोला कि ये हाइड्रोलिसिस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसको मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कैसे? देखो, KH इक्वल टू क्या है? KW/KB, है ना। या फिर इसके अलावा KH इक्वल टू क्या आएगा? दूसरा कुछ हुआ तो KW/K। ये दो फॉर्मूले हैं KH के, या तो KW/KB या फिर KW/K। वो डिपेंड करेगा सॉल्ट कैसा है ना। हाँ सर। अब तुम चलो ठीक है, हमें मान लेता हूं कि मैं स्ट्रॉन्ग वाले का करवाऊंगा हाइड्रोलिसिस। KW का वैल्यू कांस्टेंट है 10⁻⁻⁻⁻⁴, और स्ट्रॉन्ग वाले के लिए K का वैल्यू कितना होता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। ये KH आएगा, तो KH का वैल्यू कितना आ गया? ऑलमोस्ट 0 के 0 10 to 0। अब कोई ऐसा इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन जिसका K ही 0 है, तो क्या वो होगा? वो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा कभी? नहीं सर, जाएगा फॉरवर्ड में? नहीं जाएगा, इसलिए हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। ठीक है, बाकी वैसे ही याद रख ले, नहीं होता, उतने में हमारा काम चल जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग इनके इस पर। तो देखो एग्जांपल कैसे हो सकते हैं। जैसे मान लो अमोनियम एसीटेट हो गया, अमोनिया और दोनों वीक है, या फिर अमोनियम साइनाइड हो गया, एक्सेट्रा। सर एक बार वापस बताना कि वो स्ट्रॉन्ग वालों का क्यों हाइड्रोलिसिस नहीं होता? क्योंकि KH इक्वल टू KW और बाय KB और KW/K, है ना। हाँ। डिपेंड करेगा। अब KB या फिर K दोनों क्या होते हैं? टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ये डिनोमिनेटर वाली अच्छा। टर्म टेंड्स टू इन्फिनिटी, हाँ, तो हाँ। KH तो टेंड्स टू 0 हो गया ना। हाँ, समझ रहे हो बात? अब देखो, हाँ मैं इसमें करवाए। अब देखो, अब इसमें तो दोनों ही वीक है भैया, ये भी वीक है, ये भी वीक है, तो कैसे काम चलेगा? हम बोलेंगे दोनों का ही हाइड्रोलिसिस कर दो, अमोनियम का भी कर दो, साइनाइड का भी कर दो, है ना। वाटर डालो और दोनों का हाइड्रोलिसिस कर दो, तो क्या बनेगा? NH4OH और HCN, ये हमें मिलेंगे। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन कर दिया है KH। अब देखो इसमें ना एक अजम्पशन होता है हमारा। क्या अजम्पशन होता है? हम लोग यहाँ पर एक चीज अज्यूम करके चलते हैं। अजम्पशन ये है, वैसे तो हमारे सिलेबस में है ही यही, है ना, इससे अलावा दूसरा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, बट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हम लोग यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि जो वीक एसिड और वीक बेस से जो कैटायन एनायन मिलेंगे उनका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस सेम होगा। ऐसा जरूरी थोड़ी है अमोनियम आयन और साइनाइड आयन का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस सेम हो, दोनों सेम एक्सटेंट पर हाइड्रोलाइज हो, ये जरूरी थोड़ी है। नहीं है ना, बिल्कुल। कैसे हो सकता है? हम दो हाँ। आयन का कैसे हाइड्रोलिसिस डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस सेम बोल सकते हैं? बट हम लोग यहाँ पर ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि भाई साहब दोनों का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस सेम है, ये हमने अज्यूम कर लिया है और यही हमारे सिलेबस में है। अब यहाँ पर देखो KH इज इक्वल टू हमने लिखा CH इंटू CH अपॉन C² 1 - H²। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? यहाँ से पता चला KH इक्वल टू H² अपॉन 1 - H का होल स्क्वायर। तो हम बोलेंगे भाई साहब यहाँ से तो आ गया H अपॉन 1 - H इक्वल टू रूट में KH। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज में लिख रहा हूँ, वो तुम डायरेक्टली देख लेना, क्योंकि इस केस 4 में डेरिवेशन का कोई रोल नहीं है। क्या? KH इक्वल टू आएगा KW अपॉन K इंटू KB। जब वीक बेस वाला सॉल्ट था तो KW अपॉन KB आ रहा था, जब वीक एसिड वाला सॉल्ट था तो KW अपॉन K आ रहा था, जब दोनों ही वीक है तो KW अपॉन K KB हमारा आ जाएगा। चलिए इतना मुझे पता चल गया। अब अगेन, अब थोड़ा डेरिवेशन में थोड़ा मतलब अलग है कुछ। मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? Ka इक्वल टू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू CN माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HCN का कॉन्सेंट्रेशन। इस ऊपर वाले डेरिवेशन के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ K इक्वल टू दिस बोल सकता हूँ ना? हाँ सर। तो H प्लस क्या होगा? हमें तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, वो होगा K इंटू HCN अपॉन CN माइनस। तो हमने बोला ठीक है, सॉल्यूशन में जो H प्लस और CN माइनस उसको लिख दो। K इंटू HCN कितना है? HCN है मेरा CH और CN माइनस है मेरा C1 - H।
तो यहाँ से H प्लस मेरा कितना आया है, K इंटू H अपॉन 1 माइनस एच। और व्हाट इज H अपॉन 1 माइनस एच? रूट के एच। तो ये आएगा K इंटू रूट के एच। ठीक है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या आया, K इंटू रूट में KH। KH क्या होगा, KW अपॉन KB। इसको सॉल्व करके pH का अगर वैल्यू जब फाइंड आउट करोगे तो आएगा 7 प्लस हाफ PKB माइनस PKA माइनस PKB, है ना। अब इसमें देखो हम लोग एक चीज लिख देते हैं, क्या, दिस इज ऑलवेज एप्लीकेबल। मतलब इसमें वो टंटा नहीं है कि भाई H.1 से छोटा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो कुछ वैलिड, वो कुछ टंटा नहीं, क्योंकि हमने ऐसा कुछ पहले एज्यूम किया ही नहीं ना, डेरिवेशन में कहीं एज्यूम किया नहीं किया, तो ऑलवेज एप्लीकेबल है ना, पहली चीज तो ये। सेकंड पॉइंट, pH इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। भैया pH के फॉर्मूले में कहीं C नहीं आ रहा है, कहीं कंसेंट्रेशन नहीं आ रहा है, तो इंडिपेंडेंट है कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट के। ठीक है, चलिए ये दो चीजें हो गई। अब देखो इसमें हम लोग एक दो चीजें और बोल सकते हैं कि अगर मान लो पीके है बड़ा है पीकेबी से, पीके बड़ा पीकेबी से, तो स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड या बेस? बेस। बेस। तो पीएच ग्रेटर देन क्या आएगा, 7। फॉर्मूले से देखो पता चलेगा। हाँ। और पीके छोटा है पीके भी बड़ा है, तो स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड। तो पीएच देखो फॉर्मूले से पता चलेगा 7 से छोटा आएगा, है ना। और पीके और पीके भी दोनों के इक्वल आ गए, तो पीएच 7 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से समझ सकते होंगे तुम कि अगर पीएच क्या क्या हम लोग कैसे कैसे देख रहे हैं, समझ आती है बात। चलिए अच्छी बात है, समझ आती है। तो हमने देखो सॉल्ट वाला पार्ट पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ ली है, अच्छे से इनके डेरिवेशन पढ़े। डेरिवेशन वैसे तो पूरा समझाया है, जितना समझाने का चाहिए था, जितना हमारा क्वेश्चन में काम आता है उतना मैंने पूरा बताया है। एक बार थ्योरी को देखें, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन भी करेंगे और इसके ऊपर कुछ एक दो क्वेश्चंस भी देखेंगे अच्छे अच्छे। ठीक है सर। हाँ सर। हाँ सर आप पी ब्लॉक पढ़ाने वाले हो क्या, क्योंकि टेस्ट में आ रहे हैं पी ब्लॉक जो, क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ, क्यों मैं क्यों पढ़ूंगा? सर पूछ रहे हो, अभी टेस्ट है ना 26 को, तो आने वाला है। ओके ओके, नहीं आएगा नहीं उसमें नहीं आएगा वो एवाईडी सर ही पढ़ाएंगे। इनऑर्गेनिक में मैं सिर्फ है ना आप तुम्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और मेटलर्जी ही पढ़ाऊंगा बस, बाकी क्वालिटेटिव पी ब्लॉक वो एवाईडी सर पढ़ाएंगे। ठीक है सर। ठीक है। टेस्ट में भी नहीं आएगा प्रथमेश, सिलेबस में बस देते हो, आता नहीं है। ठीक है, बाकी टेस्ट में तुम्हें पूछना है क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो एक बार एवाईडी सर से पूछ लेना, वो शायद बता देंगे। ठीक है ठीक है, चलिए।